हेलो एवरीवन, डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ममता राठी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ की। ये हमारी 4th सीरीज़ है। इसके पहले 3 सीरीज़ हमने देखी हुई है जिनमें हमने 160 एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों भी सीरीज़ की लिंक दी गई है। उन लिंक पर जाकर आप उन सीरीज़ को देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। आज हम इस 4th सीरीज़ में हमारे एमसीक्यूज़ के साथ आगे बढ़ेंगे और लॉजिकली हमारी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे 121 क्वेश्चंस के साथ। एडेड इन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स, नेट लॉस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमारा जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है उसमें कौन सी चीज़ ऐड की गई होती है? नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स, नेट लॉस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमारी ओपनिंग कैपिटल में ऐड होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। From income statement, we find out gross profit, financial position of business, net profit, all of the above. अब हमारी बिजनेस का जो इनकम स्टेटमेंट होता है उस इनकम स्टेटमेंट से हम क्या एसेस करते हैं? तो इनकम स्टेटमेंट में हमें हमारा नेट प्रॉफिट देखने मिलता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनटेंजिबल एसेट? स्टॉक, गुडविल, ट्रेडमार्क, पैटेंट। अब इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? तो इनटेंजिबल एसेट एक ऐसा एसेट है जिसे हम छू नहीं सकते, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो इनमें से गुडविल, ट्रेडमार्क और पैटेंट्स जो है वो इनटेंजिबल एसेट है। लेकिन स्टॉक को हम छू सकते हैं, स्टॉक हमें दिख सकता है, तो स्टॉक जो है वो इनटेंजिबल एसेट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब इनमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेसेस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू परचेस। ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस परचेस इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। अब जैसे कि हमने हमारी पिछली सीरीज़ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कई सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं और उनमें हमने हमारा फॉर्मूला भी यूज़ किया है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू परचेस। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is a fictitious asset? अब फिक्टिशियस एसेट मतलब कौन सा एसेट होता है? फिक्टिशियस एसेट यानी कि जो बस दिखावे के लिए होता है, जो हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड को इंक्रीज करने के लिए होता है। तो इनमें से कौन सा एसेट है वो फिक्टिशियस एसेट है? गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। तो इनमें से हमारा जो गुडविल, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ अकाउंट है वो हमारा फिक्टिशियस एसेट होता है, क्योंकि जब भी लिक्विडेशन की बात आती है तो उस टाइम पर हमारा जो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है उसे हमें रियलाइज़ कर देना पड़ता है, क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट में आता है। तो इसका कोई भी वैल्यूएशन नहीं होता या फिर ये ज़ीरो वैल्यू में आ जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़? अब कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा है जिससे हमारा एसेट और हमारी लाइबिलिटीज़ दोनों में इंक्रीज हो जाती है? तो गुडविल रिटर्न ऑफ, इशू ऑफ बोनस शेयर्स इन द रेशो 2:1, क्रेडिट परचेस ऑफ मशीन एंड नन ऑफ दीज। अब जब हमारा एसेट भी इंक्रीज होगा और साइमल्टेनियसली हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी, तो ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है? अब जब हम गुडविल राइट ऑफ कर देंगे तो हमारी एसेट साइड जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो ये नहीं आएगा।
इशू ऑफ बोनस शेयर्स इन द रेशो ऑफ 2:1 जो है, तो बोनस शेयर जैसे ही हम इशू करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एसेट पर कोई असर नहीं होगा। अब क्रेडिट परचेस ऑफ मशीन, अगर मशीनरी हम क्रेडिट पर परचेस करते हैं तो एसेट भी बढ़ जाएंगे और लाइबिलिटी भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि एसेट साइड में मशीन की अमाउंट बढ़ जाएगी, और जैसे कि ये क्रेडिट परचेस है, हमने कैश पेमेंट नहीं किया है, तो लाइबिलिटी साइड में हमारी ये अमाउंट भी आ जाएगी। तो एक ही साथ इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, क्रेडिट परचेस ऑफ मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न्स आउटवर्ड appearing in trial balance is to be deducted from। रिटर्न आउटवर्ड जो कि ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं हमारे, वो कौन सी अकाउंट में या फिर कौन सी हेड के अंदर डिडक्ट करने होते हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड है, अब वर्ड को हमें ध्यान में रखना है, रिटर्न आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहे हैं, रिटर्न्स बाहर जा रहे हैं। अब हमारे जो रिटर्न्स है वो बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी परचेस रिटर्न्स हो रही है ये। तो जो हमने मटेरियल परचेस किए थे उन मटेरियल्स को हम आउटवर्ड दे रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारा परचेस अकाउंट में से ये वाली चीज़ डिडक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न इनवर्ड अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम। अब सेम क्वेश्चन है, घुमाकर पूछा है, तो ये सेल्स में से डिडक्ट करने पड़ेंगे हमें रिटर्न इनवर्ड्स। तो ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट आंसर, सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, carriage outward is shown on the debit side of trading account, debit side of profit and loss account, credit side of profit and loss account and liability side of balance sheet। अब कैरेज आउटवर्ड जो है वो हमारा एक्सपेंडिचर है। अब जो एक्सपेंडिचर होता है वो डेबिट साइड को लिखा जाता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में है, तो जनरली कैरेज इनवर्ड जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है, और कैरेज आउटवर्ड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक वॉज शोन एट ₹9,000 which was 3/4 of its actual cost. What is the effect of this? अब हमारा जो ओपनिंग स्टॉक जो है वो 9,000 दिखा रहा है, लेकिन ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो 3/4 है हमारी एक्चुअल कॉस्ट के। अब ओपनिंग स्टॉक जो है वो दिया गया है 9,000, और कहा गया है कि वो 3/4 है एक्चुअल कॉस्ट के। तो अब हमें ये देखना होता है कि 9,000 जो है वो 3/4 है, तो हम 3/4 को रिवर्स करके एक्चुअल कॉस्ट की अमाउंट निकाल देते हैं। तो 9,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 अमाउंट आएगी हमारे पास 12,000। तो एक्चुअली वो 12,000 है। तो 12,000 में से ओपनिंग स्टॉक जो था वो था 9,000 का, तो 9,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो 3,000 हमारी अमाउंट आएगी, और ये जो 3,000 की अमाउंट है उससे हमारी ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा 3,000 रुपीज़ से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 3,000 रुपीज़ से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिटर्स अकाउंट इज अ डैश। क्रेडिटर अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। अब क्रेडिटर जो होता है वो पर्सन के साथ हम डील करते हैं, पर्सन के साथ हम डिमांड एंड सप्लाई को देखते हैं, तो क्रेडिटर भी एक पर्सन होता है, तो इसके लिए उसे पर्सनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next, which of the following account is not a real account? Building account, bank account, closing stock account, goodwill account। अब जैसे कि हमें पता है रियल अकाउंट में हमारी जो एसेट्स होती हैं या हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके अकाउंट जो है वो हम रियल अकाउंट में हमें देखने मिलते हैं। अब बिल्डिंग है, क्लोजिंग स्टॉक है, गुडविल है, ये सारे एसेट है, तो ये सारे रियल अकाउंट है, लेकिन बैंक अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट रियल अकाउंट में नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट? ड्राइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। अब इनमें से कौन सा अकाउंट रियल अकाउंट है? तो हमें पता है कि इनमें से जो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट है वो हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारी प्रॉपर्टी एसेस करता है, हमारी एसेट को दिखाता है,
तो एसेट अकाउंट जो होते हैं वो जनरली रियल अकाउंट में देखे जाते हैं। बाकी सारे जो है वो एक्सपेंडिचर अकाउंट्स है तो वो हमारी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो ये वाली जो ऑप्शन डी है वो हमारी करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट? ड्राइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में अभी जैसे मैंने बताया कि उसमें एक्सपेंडिचर्स देखते हैं हम, तो सैलरी जो है वो एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ गुड्स टू रानी फॉर कैश शैल बी डेबिटेड टू। अब रानी को हमने कैश सेल्स दिए हैं, तो कैश में अगर हम सेल्स करते हैं तो हमारा कौन सा अकाउंट है वो डेबिट होता है। तो हमारा अकाउंट जो है वो कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैश में हम सेल कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रानी अकाउंट, क्योंकि रानी को हम डायरेक्टली सेल्स प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कैश अकाउंट नॉर्मली हैज़ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, नन ऑफ द अबव। कैश अकाउंट को जनरली डेबिट बैलेंस होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्रीज इन द जर्नल आर मेड विद द हेल्प ऑफ कैश बुक, लेजर, मेमोरेंडम बुक, नन ऑफ दिस। तो कैश बुक में हम हमारे जो इनिशियल ट्रांजैक्शंस है वो इनिशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन मेमोरेंडम बुक में हम उन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल जब बनाए जाते हैं तो मेमोरेंडम बुक के सहारे उन सारी जो ट्रांजैक्शंस है उन ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज की जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है मेमोरेंडम बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट टू बी डेबिटेड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस for purchasing furniture for his private use for cash from furniture house will be। अब जो प्रोप्राइटर है उसने एक फर्नीचर यूज परचेस किया है, जो फर्नीचर वो प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ करेगा, और ये जो फर्नीचर यूज़ किया है उसकी जो लिए जो पेमेंट की गई है कैश फ्रॉम फर्नीचर हाउस, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कौन से अकाउंट को डेबिट दिखाएगा। तो ये जो फर्नीचर यूज़ किया जा रहा है वो पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, प्राइवेट यूज़ के लिए है। तो हमारा जो ड्राइंग अकाउंट है वो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें बिजनेस यूज़ के लिए होती हैं वो बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती हैं, और जो पर्सनल यूज़ के लिए होती हैं वो ड्राइंग्स अकाउंट में चली जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ड्राइंग अकाउंट वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, लेजर इज अ सेट ऑफ बैलेंस, अकाउंट्स, रूल्स, नन ऑफ दीज। अब लेजर में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखने मिलते हैं, तो लेजर इज अ सेट ऑफ अकाउंट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, परचेस बुक रिकॉर्ड्स ऑल परचेसेस ऑफ गुड्स, ऑल कैश परचेसेस ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स, नन ऑफ दिस। परचेस बुक में कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं? तो परचेस बुक में सारे क्रेडिट परचेसेस जो हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि कैश परचेसेस जो है वो कैश बुक में चले जाते हैं, कैश में उसकी एंट्री आ जाती है, लेकिन जो क्रेडिट पर परचेसेस हुए हैं वो सारे परचेस बुक में एंटर होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम रेफर्स टू एंट्री इन टू सेट्स ऑफ बुक्स, entry for two aspects of the transaction, entry at two dates, none of these। तो डबल एंट्री सिस्टम में दो अकाउंट में एंट्री होती है और दो अकाउंट में सेम ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है। तो एंट्री फॉर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट्स हैं उनकी एंट्री को डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विड्रॉवल बाय द प्रोप्राइटर वुड reduce owner's equity and increase liability, reduce assets and increase liabilities, reduce both assets and owner's equity, no change। अब प्रोप्राइटर ने अगर विड्रॉल कर दिया तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो प्रोप्राइटर अगर विड्रॉ करेगा तो उसके एसेट भी कम हो जाएंगे और ओनर की इक्विटी भी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, Which of the following changes would constitute valid accounting transaction? अब इनमें से कौन से चेंजेस है वो कंस्टिट्यूट करते हैं हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी को? इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट,
इंक्रीज इन एन एसेट, डिक्रीज इन प्रोप्राइटरशिप, इंक्रीज इन अ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन अ एसेट, ऑल ऑफ द अबाउ। अब हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कब वैलिड बताए जाएंगे? जब हमारे इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगी और इंक्रीज इन एसेट होगा, तो उसी टाइम पर वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की वैलिड माना जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट वन अकाउंट, मैक्सिमम ऑफ 3 अकाउंट्स, मैक्सिमम ऑफ 2 अकाउंट्स, एट लीस्ट 2 अकाउंट। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है वो एटलीस्ट 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है। जैसे कि हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम है तो 2 अकाउंट जो है वो अफेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा। अब हमारे पास कंपाउंड एंट्रीज भी होती है जिनमें एक के साथ 2 अकाउंट भी डेबिट हो सकते हैं, या एक के साथ 2 अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा कई अकाउंट डेबिट या कई अकाउंट क्रेडिट भी हो सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट 2 अकाउंट में हमारा अफेक्ट होगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट अफेक्ट होगा ही होगा। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, एटलीस्ट 2 अकाउंट। नेक्स्ट, क्रेडिट सिग्निफाइज इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन कैपिटल, नन ऑफ दीज। क्रेडिट क्या सिग्निफाई करता है? क्रेडिट की वजह से हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वो लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पैसे देने होते हैं। क्रेडिट में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो क्रेडिट की वजह से हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वो लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ डैश आर रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग में कौन से ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं? जो फिनेंशियल नेचर के होते हैं, क्वांटिटेटिव नेचर, क्वालिटेटिव नेचर, नन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि अकाउंटिंग हम फिनेंशियल टर्म्स का करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है फिनेंशियल नेचर वो हमारा करेक्ट आंसर है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज टू प्रोवाइड डैश रिव्यू ऑफ द बिजनेस। हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रू एंड फेयर रिव्यू जो होता है वो दिखाना। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। वेयर डैश डैश एंड्स डैश डैश बिगिंस, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग, नन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से अकाउंटिंग शुरू होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नेक्स्ट, द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज नोन एज। अब उस पर्सन को जिसे हमने गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पर वो हमारा डेटार होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट इज नोन एज। अब जिस पर्सन से हमने गुड्स खरीदे हैं और वो क्रेडिट पर खरीदे हैं तो उस पर्सन को हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो वो हमारा क्रेडिटार बन जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अ परचेस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल डैश मेड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। अब परचेस बुक क्या रिकॉर्ड करता है? तो परचेस बुक हमारे जो क्रेडिट परचेसेस हम लोगों ने किए हैं हमारी सप्लायर्स के साथ उनको रिकॉर्ड करने का काम करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। डैश डैश इज एन अलाउंस और डिडक्शन मेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कौन सा अलाउंस या डिडक्शन होता है हमारी इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स को सोल्ड करने में? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कमीशन, नन ऑफ दिस। तो हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट इज एन अलाउंस और डिडक्शन मेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। डैश डैश रिप्रेजेंट्स अ नोट सेंट टू सप्लायर फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न बाय द बिजनेस। अब जब भी बिजनेस से कोई गुड रिटर्न किए जाते हैं सप्लायर को तो हम उसके साथ क्या भेजते हैं? तो हम उसके साथ डेबिट नोट भेजते हैं, क्योंकि गुड्स हमने रिटर्न कर दिए हैं तो डेबिट नोट हम भेज देते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज डैश डैश अंडर सब्सिडियरी बुक्स। अब जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारी बुक्स में जिसकी ओरिजिनल एंट्री है वो हमारी सब्सिडरी बुक्स में किस तरह से होती है? तो सब्सिडरी बुक्स में वो सिंप्लीफाइड होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट शोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स बॉट बाय अ ट्रेडर ऑन क्रेडिट इज नोन एज। अब उस स्टेटमेंट के हम क्या कहेंगे जिसमें हमारे जो गुड्स बाय किए गए हैं, हमने जो परचेस किए हैं गुड्स, उसके पर्टिकुलर्स दिखते हैं और उसके अंदर क्रेडिट टर्म्स भी दिखता है, तो उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? तो वो स्टेटमेंट जो होता है वो इनवॉइस होता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, a dash dash is used for recording all residual transactions which cannot find place in any of the subsidiary books। अब ये कौन सा एक बुक है जिसमें हम हमारे रेसिडुअल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हमारी सब्सिडरी बुक्स में जगह नहीं होती है। तो जो सब्सिडरी बुक्स में जिन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं रेसिडुअल ट्रांजैक्शंस को, वो सारे ट्रांजैक्शंस हमारी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गुड्स आर टेकन बैक फ्रॉम or an allowance is granted to customer, the note is known as credit note। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्रेडिट नोट। नेक्स्ट, the statement containing various ledger balances on a particular date is known as ट्रायल बैलेंस। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो लेजर्स है उन लेजर्स के सारे बैलेंसेस की जो समरी होती है उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ट्रायल बैलेंस। Next, if the two sides of the trial balance tally, it is an indication of the fact that the books of accounts are dash dash accurate, logically, recordically, arithmetically, none of these। तो अगर हमारी ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स करेक्ट आती है या फिर टैली हो जाती है तो हम मानते हैं कि अरिथमेटिकली हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो करेक्ट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स करेक्ट है लेकिन लेजर अकाउंट में कोई गड़बड़ हो सकती है। अगर लेजर अकाउंट में कोई अकाउंट की एंट्री अगर दूसरे अकाउंट में सेम साइड में कर दी जाए तो ट्रायल बैलेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। तो अरिथमेटिकली अगर हम देखा जाए तो अरिथमेटिकली ट्रायल बैलेंस का टैली होना करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेल्स जर्नल रिकॉर्ड्स ऑल डैश डैश सेल ऑफ गुड्स। सेल्स जर्नल जो होता है वो हमारे सारे क्रेडिट सेल्स जो होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करने का काम करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों हमने 160 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं हमारी सीरीज 4 के साथ। इसके पहले हमने 3 सीरीज देखी थी जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। आप उस लिंक पर जाकर उन 3 सीरीज के वीडियोस देखें और उनमें दिए गए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे एमसीक्यूज़ आपको पढ़ाई करने में मददगार साबित होंगे और आपकी एग्ज़ाम में भी आपको बेनिफिशियल साबित होंगे। तो दोस्तों इन सीरीज़ का बेनिफिट लें और जो लोग आपके साथ पढ़ रहे हैं आपके दोस्तों के साथ इन सारी सीरीज़ को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इसी के साथ साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और नेक्स्ट सीरीज़ में हम फिर से मिलेंगे हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग की और ज़्यादा एमसीक्यूज़ को लेकर। तो तब तक के लिए इन चारों सीरीज़ को देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। फिर से मिलेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू।